हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर हैविंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम एज शोन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टीड स्पेस इज चार्ज रखे। देखो, एक ये सॉलिड स्फीयर था पूरा, इसमें से ये वाला पोर्शन काट कर बाहर निकाल दिया और इस पोर्शन में जो चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था वॉल्यूम में। तो इसके वॉल्यूम में ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये ऐसे, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर है और पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब है ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर होता तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर आता, ये वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, दैट मीन्स ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द एम्प्टीड स्पेस, मतलब ये वाला जीरो है एवरीवेयर पर, इज नॉट जीरो बट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इज जीरो एट सेंटर ओनली। तो जानते हो इसमें किसी भी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देखते हैं। जैसे मैं इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, पी पॉइंट पर। अब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, वो जरा समझना है इसको। देखो, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लो रो है, तो इसकी कितनी होगी? तो देखो, ये खाली जगह है, खाली जगह वहाँ पर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो होगी। लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्लस के रो एंड माइनस के रो। तो प्लस का रो और माइनस के रो करूं तो टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी जीरो। तो जानते हो इसका क्या मतलब है? इसको मैं ऐसा समझ सकता हूं कि इस पूरे इसको मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूं। देखो, ऐसे इक्विवेलेंट है ये। एक तो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, ये ऐसे है ना, और ये पूरा सॉलिड मान लूं, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो प्लस की हो गई रो, है ना। और ये आपका वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, इस पॉइंट पर ये ऐसा था, देख ऐसे समझ लो, ये सेंटर तो इस बड़े सॉलिड स्फीयर का है ओ, और ये वाला जो सेंटर है ये छोटे जो एम्प्टी स्पेस है उसका सेंटर हो गया। और ये एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर पी माना है मैंने, तो इसको ऐसे सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके मैंने वो पॉइंट यहाँ पर माना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसमें आप इसको पूरे को एक सॉलिड स्फीयर मान लो, पूरे को, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है कितनी, प्लस के रो। और दूसरा प्लस ये जो कटिंग पोर्शन है, जो ये वाली केविटी जब बाहर निकाल देंगे तो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ही तो होगा। यहाँ पे बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकालने के बाद इसमें से बाहर निकाल दोगे तभी तो जो केविटी बनेगी। तो ये मैंने बाहर निकाल दिया, ये भी यहाँ पे मटेरियल है बेटा नॉन कंडक्टिंग। और इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लो माइनस के रो, ये तो ये आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ऐसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है माइनस का यूनिफॉर्मली। ये इसका सेंटर हो गया ओ डैश, और ये इसका सेंटर हो गया ओ। पी पॉइंट इसमें यहाँ है और इसके सेंटर से भी थोड़ा सा पॉइंट पी अलग है। तो मान लो यहाँ पे है आपका पी पॉइंट, ये रहा, मैंने यहाँ पे माना है कुछ पी पॉइंट, ये वाला, ये सेंटर ओ डैश से इतनी दूरी पर है। तो जानते हो, जब इसमें से हम ये वाली केविटी, इसमें से यहाँ से ये चीज़ निकाल के यहाँ रख दूंगा तो ऐसा बन जाएगा। और ये माइनस क्यों किया, एक प्लस का रो और एक माइनस का रो, तो इस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस के रो मान लो पूरे पर, काटने के बाद अलग किया, इस पर माइनस के रो मान लो। जब इसको उठा के तुम वापस यहाँ रखोगे, है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो, प्लस रो और माइनस के रो, जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो कैविटी में। ठीक है, तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक फॉर्मूला हमें जो याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला याद करते हैं, फिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इस वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, केविटी के इनसाइड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टीड स्पेस इज। तो इस जगह पे किसी एक पॉइंट पे निकाल लो, फिर चेक करते हैं कि कैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या,
जरा समझें, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए होता है, जब भी चार्ज आपका कंडक्टर होता और सॉलिड होता तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर आता, लेकिन नॉन कंडक्टिंग हुआ तभी वो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। जैसे मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बना लिया है ना, ऐसे मान लो इस पर पूरे में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे। इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी चार्ज जो है पूरे में वो कैपिटल क्यू मान लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है। तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर, जैसे इससे सेंटर से आर दूरी पर, इस वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अगर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ई के कैपिटल क्यू। सेंटर से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस वाले पॉइंट पर है ना, इनसाइड के लिए है ये, इस वाले पॉइंट पर निकालना है, तो के क्यू बटे रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इनटू स्मॉल आर। ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसको अगर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अगर इसमें हमें रो के टर्म में लिखना है तो कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। यहाँ से कैपिटल क्यू निकाल लो और रो इंटू 4/3। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर वॉल्यूम, तो चार्ज क्यू है पूरे वॉल्यूम में और वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कैपिटल आर क्यू है ना। इस क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पुट कर देना, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में। ये फॉर्मूला है बेटा। इसमें जानते हो आर वेक्टर को अगर इस पूरे को वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं, ई वेक्टर। मैं इसको लिख के दिखाता हूँ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसी का यूज करूंगा मैं अभी, ये वेक्टर फॉर्म में। अब इंपॉर्टेंट है आर वेक्टर का हेड कहाँ होता है, आर वेक्टर का हेड उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आर वेक्टर का हेड यहाँ आएगा, इस वाले पॉइंट पर, ये आर वेक्टर हो गया बेटा। दूसरा, जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो रो को विद साइन लिखते हैं, रो को विद साइन। जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो रो को विदाउट साइन लिखेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड लिखें तो रो की वैल्यू विदाउट साइन लिखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लॉजिकली सोचिए, पॉजिटिव चार्ज है तो से अवे और नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स, ऐसा। बट यहां पर अगर ये लिख रहे हो तो इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस वेक्टर फॉर्म वाले केस में मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। तो जब इस फॉर्मूले को यूज करो दो कंसेप्ट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को विद साइन लिखिए, आर वेक्टर का हेड उस पॉइंट पर रखिए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, इनसाइड के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस स्फीयर पूरे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के जैसे इसे मैंने R1 लेट कर लिया, देखो ये वाला R1, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसलिए हेड मैंने यहाँ पर रखा है। तो इसकी वजह से इस पूरे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, ड्यू टू इसकी वजह से E1 वेक्टर मान लेता हूँ, कितना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस की है तो प्लस का लिखा, R1 वेक्टर लिखा है ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और देखो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, तो ऐसे दिखाएंगे लाइन जॉइनिंग के अलोंग, ये E1 वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो देखो यहाँ पर ये प्लस का है तो E1 और R1 वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, तो सेम ही है देखो, ठीक है। अब ऐसे ही इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो R2 वेक्टर इस तरह से बनाए बेटा, ये सेंटर से ये दूरी, तो ये सेंटर से ही होती है R, देखो सेंटर से, नॉन कंडक्टिंग के सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सेंटर से दिखा दिया, इसको मैंने R2 वेक्टर माना है ना, और R2 वेक्टर माना है तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ E2 वेक्टर बराबर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी नेगेटिव है तो माइनस के रो R2 वेक्टर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये नेगेटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड द सेंटर होगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर के टूवर्ड्स होगी, ऐसे कुछ E2 वेक्टर फॉर्म में लिखा है भाई।
तो देखो यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है कि E2 वेक्टर और R2 वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होंगी, तो अपोजिट ही है, ठीक है। अब इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं P पॉइंट पर, कैसे लिखते हैं जरा देखते हैं। इसको आप मैं द्वारा से इसको बना लेता हूं, बस थोड़ा सा और रह गया। ये पूरा तो मटेरियल है, यहाँ एक केविटी है, यहाँ पर एक ये केविटी है, ये वाली एम्प्टी स्पेस है ना, और ये इसका इस तरह से बना लिया, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। ये तो पूरा सॉलिड पोर्शन है ऐसे, है ना, और इसमें चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ने रो मानी थी। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते बेटा। तो इसकी वजह से तो मैंने ये वाला वेक्टर माना था R1 वेक्टर, ये, और ये वाला वेक्टर मैंने माना था आपका R2 वेक्टर, और हेड P पॉइंट पे इन दोनों के देखो, है ना, और इसको मैं लेट कर लेता हूँ O से O डैश तक को R वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन लगा लो बेटा, किसमें, ट्रायंगल O डैश P में ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन लगा लो आप, है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन लिखें तो इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा देखिए, तो इन तीनों में रिजल्टेंट है आपका R1 वेक्टर, R वेक्टर और R2 वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया R1 वेक्टर। हेड से हेड जिसका कनेक्टेड हो और टेल से टेल कनेक्टेड हो वो रिजल्टेंट होता है। तो देखो इस वेक्टर का हेड से हेड है और इधर टेल से टेल है, तो रिजल्टेंट है R1 वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। यहाँ से आप R वेक्टर की वैल्यू लिखोगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, तो वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है मैंने बेटा वहाँ पे, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ऐसे भाई वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो रिजल्टेंट चीज निकालते हैं। जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर करते थे, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है भाई, है ना। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा होता तो दिखते डायरेक्शन सेम है तो ऐड, अपोजिट उसमें सब्ट्रैक्ट, किसी एंगल दे दो फॉर्मूला, है ना, लेकिन यहाँ पे तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है मैंने, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख लेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये P पॉइंट पर। E1 की वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही, ये रो R1 वेक्टर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की वैल्यू पुट करें तो बिग साइन माइनस का रो है, तो माइनस का रो R2 वेक्टर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, यहाँ से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर R वेक्टर के बराबर है, तो लिख सकते हैं रो 3 एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर। और जो R वेक्टर है ना, ये दोनों के सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है, देखो सेंटर टू सेंटर, तो O डैश वेक्टर, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना बेटा O डैश, और ये पूरा कांस्टेंट है ये, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केविटी जीरो तो नहीं आ रही। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे भी ध्यान दो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो R वेक्टर की है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना इस जगह पर, इस जगह पर वो R वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस तरह से आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये तो E1 वेक्टर हो गया, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया कुछ इस तरह से इधर की तरफ, ये E2 वेक्टर हो गया। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, उसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों का, वो कुछ इस तरह से आएगा, E वेक्टर किसके डायरेक्शन में आएगा, जो R वेक्टर की डायरेक्शन है ना उधर ही आएगा, जस्ट ऐसे। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम होंगी तभी तो प्लस आ रहा है यहाँ पे, भाई इसके तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी तभी तो बीच में इक्वल लगाओगे, तो E वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो R वेक्टर की है। यही वाली बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, E1 और R1 वेक्टर की डायरेक्शन सेम, यहाँ पर माइनस साइन लग रहा है तो E2 और R2 वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो दोनों सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कांस्टेंट रहेगी, और ये कांस्टेंट है ये पूरा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी एक ही पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में आएगी, बदलेगी नहीं डायरेक्शन भी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ही कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी ऐसी रहेगी, इस R वेक्टर के अलॉन्ग ही रहेगी हमेशा, है ना, ठीक है। तो इज नॉट जीरो बट यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट, तो लिखेंगे इज नॉट जीरो बट यूनिफॉर्म, बी चॉइस इज करेक्ट।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।